हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रिग्नेश चंद्रा और आज हम जो अपना अगला चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा मोशन। हमने अपने फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था वो ख़त्म कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं अपने सेकंड चैप्टर की। यहाँ पे जो हमारा सेकंड चैप्टर है यह है मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। अब मोशन से मतलब क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है कोई हमारी। और वो जो वस्तु है अगर उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ टाइम के साथ साथ अगर बदल रही हों तो उसको हम कहते हैं कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो हमारी वस्तु है वो क्या कर रही है, वो मोशन में है यानी कि गतिमान है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मान लो कि मेरे पास में इस जगह पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी। और जब ऑब्जेक्ट जो है मेरा यहाँ पे था तब मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा टाइम हो रहा था 2:10 हो रहे थे, ऐसा मैंने मान लिया। अब जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, वस्तु यहाँ पे थी, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक क्या था, एक यहाँ पे एक घर था, है ना। यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक जो है पेड़ था। अब हुआ क्या कि जब मैंने इसको 20 मिनट के बाद देखा तो ये मुझे कहीं यहाँ पे दिखाई दिया, यानी कि 2:30 पर जो है वो यहाँ पे दिखाई दिया। अब इसके आसपास की जो चीज़ें थी वो सारी बदल गई। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे तालाब है, एक तरीके से जंगल ही आ गया है। तो हुआ क्या ना कि इसके आसपास की जो चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ बदल गई हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट, जो ये वस्तु है, ये क्या है, हमारा मोशन में है या फिर गतिमान है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी जो डेफिनेशंस हैं उनको हम करेंगे, इनकी जो हमारी परिभाषाएं होंगी उनको हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एन ऑब्जेक्ट इज said टू बी इन मोशन, कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है हम कहेंगे कि वो किस में है, मोशन में है। इफ इट्स सराउंडिंग्स चेंजेस with the change in time, with the change in time। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास में एक वस्तु है, वो गतिमान तभी होगी जब समय के साथ साथ उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, बदल जाएंगी। तो हम कहेंगे कि वो जो हमारी वस्तु है वो क्या है, गतिमान है यानी कि मोशन में है। अच्छा, अब अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, मैं यहाँ पे एक, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने एक एरो ले लिया है। इस एरो का मतलब यहाँ पे ये है कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ पे था, ये पोजीशन है ए। और कुछ टाइम के बाद वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ था, पहले ए पे था और उसके बाद में कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया है। अब हुआ क्या है कि टाइम के साथ साथ जैसे हमारा टाइम बदला है, अब एक बात को समझो कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया है ना। तो ये क्या हुआ है, मोशन हुआ है। अब हम लोग ये समझने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो इसके मोशन के लिए जिम्मेदार है और इस मोशन का एक तरीके से हिस्सा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो, यहां से ये यहां तक आया तो सबसे पहली बात इसने क्या करा, एक डिस्टेंस कवर करा, यानी कि इसने एक दूरी जो है वो कवर करी है। तो पहली चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो अपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो यहां से यहां तक कितना जल्दी आ गया है या फिर कितना धीरे धीरे आया है, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी होगी उसको भी हम लोग जो यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और अगर मैं आगे की बात करता हूं, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहां से लेके वहां तक इसको जाने में कितना टाइम लगा, उस टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, स्पीड यानी कि वेलोसिटी। फिर वो स्पीड वेलोसिटी कितनी तरह की हो जाती है वो सभी। अब स्पीड और वेलोसिटी आ चुके हैं, टाइम, है ना। टाइम आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो फिर एक्सेलरेशन जो है हमारा वो देखेंगे हम। फिर एक्सेलेशन जो हमारा वो कितनी तरह का हो जाता है वो देखेंगे। अच्छा, और जो ये हमारे पास में मोशन है, जैसे आप अभी देख रहे हो, मैंने इस मोशन की बात करी है, तो ये जो मोशन आपके सामने, ये कितने तरह के मोशन हो जाते हैं, इनको भी हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे समझता हूं कि हमारे पास जो मोशन है, अगर मैं बात करता हूं मोशन की, तो ये मोशन हमारे पास में कितने तरह का हो जाता है। मैं सबसे पहली बात यहाँ पे यही करता हूँ कि जो हमारा यहाँ पे मोशन है वो कितने तरह का यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास में जो मोशन होता है, जैसे अगर मान लो आप सीधे सीधे एक ही लाइन में चल रहे हो, एक तो वो हो जाएगा हमारे पास, है ना। आप अगर गोल गोल चल रहे हो तो वो हमारे पास हो जाएगा।
और आप अगर मान लो किसी एक जगह पे रह करके क्या कर रहे हो, देखो मैं बताता हूं। हम यहाँ बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूं किसकी, टाइप्स ऑफ मोशन की। तो इसका मतलब ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं गति के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ मोशन ये हमारे पास में क्या है, गति के प्रकार। ये हमारे पास हो जाता है। इसी में अगर मैं सबसे पहले की बात करता हूं, तो यहां पे हमारे पास होता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, पहला हो जाता है ये। अब अगर मैं इसमें बात करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये वो मोशन है जो एक सीधी रेखा में, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो है किए जाते हैं। अब अगर मैं रेक्टिलिनियर की बात बात करता हूं, तो रेक्टिलिनियर का मतलब हमारे पास हिंदी में हो जाता है सरल रेखीय। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूं, रेक्टिलिनियर को हम लोग कहते हैं हमारा सरल रेखीय। उसी तरीके से हमारे पास यहां पे होता है ट्रांसलेशनल, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानांतरीय। लो, ये हमारे पास हो गया क्या, स्थानांतरीय। तो एक हमारे पास होता है रेक्टिलिनियर, एक होता है हमारे पास में ट्रांसलेशनल। अगर मैं रेक्टिलिनियर की बात करता हूं सरल रेखीय कहलाता है, ट्रांसलेशनल की बात करता हूं तो स्थानांतरीय जो है वो कहलाता है। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है यहां पे सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। अब अगर मैं इसमें सर्कुलर की बात करता हूं, तो सर्कुलर हमारे पास हो जाता है यहां पे वृत्तीय और अगर मैं यहां पे रोटेटरी या फिर रोटेशनल मोशन की बात करता हूं तो उसको हम कहते हैं घूर्णन। उसी तरीके से यहां अगर मैं आगे बात करता हूं, तो हमारे पास हो जाता है इधर वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी हमारे पास होता है दोलनी या फिर दोलन, और अगर मैं यहां पे बात करता हूं वाइब्रेटरी की, तो इसको हम कहते हैं कंपनिक या फिर कंपनीय। यानी कि हमारा जो कंपन होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसकी बात हो रही है। हमारा जो कंपन होता है उसकी बात हो रही है। तो आपके सामने यहाँ पे कि जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे गति के जो प्रकार है वो आपके सामने है। तो हमारे जो गति के प्रकार हैं वो क्या है, आप लोगों के सामने यहाँ पे। तो ये कितने तरह के हो जाते हैं, एक होता है रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, एक होता है हमारे पास सर्कुलर और रोटेशनल मोशन या फिर रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं, एक होता है ऑसिलेटरी और हमारा वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अच्छा अगर मैं रेक्टिलिनियर मोशन की बात करता हूं तो उसको हम कहते हैं सरल रेखीय। ये लय लिखा हुआ ये है हमारे पास सरल रेखीय, ये हमारे पास स्थानांतरीय। अगर मैं सर्कुलर की बात करता हूं उसको हम कहते हैं वृत्तीय। रोटेशनल की बात करता हूं तो घूर्णन है हमारे पास। ऑसिलेटरी की बात करता हूं दोलनी है, और वाइब्रेटरी की बात करता हूं तो कंपनीय या फिर कंपनिक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन हो जाते हैं। तो अब हमें समझना है रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल, सर्कुलर, रोटेशनल, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, इनका मतलब क्या है, ये किस तरह के मोशंस हैं। अब हमें क्या समझना है, इनके बारे में समझना है। अब अगर मैं इनके बारे में यहाँ पे बात करता हूं, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास में हो जाता है अपना रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जब कोई भी एक पार्टिकल, है ना, पार्टिकल है, ध्यान से समझना, मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, यानी कि कण की बात कर रहा हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं रेक्टिलिनियर,
अगर एक पार्टिकल एक सीधी लाइन में चल रहा होगा तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रहा हूं रेक्टिलिनियर मोशन की, कि अगर अगर मेरे पास में एक पार्टिकल एक कण है वो एक सीधी रेखा में चल रहा है तो उसको हम कहेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रांसलेशनल मोशन की, तो इस बार कण ना हो करके कोई एक वस्तु होगी, जो भी मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं एक ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट अगर एक सीधी लाइन में चल रहा है तो उसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ये जो है हम यहाँ पे कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास में सर्कुलर मोशन। हाँ, इसके बाद है हमारे पास में क्या, सर्कुलर मोशन या फिर अपना रोटेशनल मोशन। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो सर्कुलर मोशन में सेम एग्जैक्टली वही चीज है। क्या चीज है कि हमारे पास जो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की बात हो रही है कि अगर एक पार्टिकल यानी कि हमारा कण एक गोल इस तरीके से एक वृत्तीय आकार में चल रहा है तो उसको हम कहते सर्कुलर मोशन, उसको हम कहेंगे यानी कि हिंदी में कहेंगे वृत्तीय, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन फिर से वही पार्टिकल ना हो करके इस बार क्या होगा, इस बार यहां पे फिर से एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास में आ जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, रोटेशनल वाले में इस बार एक ऑब्जेक्ट लेंगे। वहीं अगर बात करता हूं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की, तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में क्या है, देखो इन दोनों में अंतर होता है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में अंतर ये है, देखो अगर मैं ऑसिलेटरी की बात करता हूं तो एक ही पॉइंट के अबाउट होगा और राइट जाएगा लेफ्ट जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑसिलेटर की बात करता हूं यानी कि अपने दोलन की बात करता हूं या फिर दोलनीय गति की अगर मैं बात करता हूं, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये एक ही पॉइंट के अबाउट जो है मोशन हमारा होगा। हाँ, तो जैसे हमारे पास है सर्कुलर, ये हमने पढ़ लिया। ऑसिलेटर की मैं बात कर रहा था। अब यहां पे देखो, मान लो कि मेरे पास यहां पे ना एक पॉइंट है, एक यहां मेरे पास बिंदु है, और मैं मान लेता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कोई एक वस्तु जो है वो हमारे पास यहां से इस तरफ गई और यहां से इस तरफ भी गई। कहने का मतलब है पहले वो यहां पे था, फिर वो यहां पे गया, अब वो वापस आएगा यहां पे, और फिर अब वो यहां जाएगा। अब क्या होगा, अब वो वापस आएगा ऐसे, अब वो यहां जाएगा, अब वो वापस आएगा यहां पे और फिर यहां जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के अबाउट, आप ये देख सकते हो ना, एक ही पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट के अबाउट अगर दाएं बाएं जा रहा होगा तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब जो ऑसिलेटरी मोशन होता है यानी कि जो हमारा दोलन होता है, ये असल में थोड़ा सा बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो कि यहां से मैंने ले लिया है ये 1 सेंटीमीटर, है ना, यहां से मैंने क्या लिया है, ये 1 सेंटीमीटर लिया है। इससे बड़ा रख सकता हूं, 2 सेंटीमीटर हो गया, मान लो 1 मीटर हो गया, है ना, मान लो 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये बड़े जो भी हमारे पास में होते हैं मूवमेंट, उनके लिए गिना जाता है। लेकिन अगर मैं वाइब्रेटरी की बात करूं तो वाइब्रेटरी में सारे ही छोटे आते हैं, है ना। सारे छोटे आने से मेरा मतलब जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस वाले केस में क्या होता है कि आप अगर आपका डिस्टेंस जो है ना, जो आप दूरी चल रहे हो, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी आई है आपकी, फिर वापस आपकी यहाँ पे थोड़ी सी है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास में, ये कहलाएगा वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन जो हमारे पास होता है, जो हमारे पास कंपन होता है, वो बहुत छोटी सी दूरी में ही हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं दोलन यानी कि अपने ऑसिलेटरी मोशन की बात करता हूं तो वो एक बहुत लंबी दूरी में भी हो सकता है और छोटी दूरी में भी हो सकता है। तो एक तरीके से यहां पे ये हुआ कि हमारा जो वाइब्रेटरी मोशन है वो एक तरह का ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन हमारा वाइब्रेटरी मोशन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट इसको लिख लेंगे। चलो, तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं किसकी, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल की, ऐसी सर्कुलर रोटेशनल की और ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी की। तो पहला हमारे पास है यहाँ पे रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन, तो ये हमारे पास हो जाएगा सरल रेखीय। अच्छा, जितना भी मैं यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ उसका मतलब हिंदी में भी, और जो हिंदी में बोल रहा हूँ, जो मैं हिंदी में बोल करके आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अलग अलग कुछ नहीं है। अगर किसी बच्चे के मन में ये चीज़ आने लगे कि इंग्लिश में इन्होंने कुछ जो बताया है वो हिंदी में अलग बता दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें सेम है, जो लिखवा रहा हूँ बोलूंगा भी वही। अच्छा, तो रेक्टिलिनियर की बात कर रहा हूँ, सरल रेखीय। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल होगा यानी कि कण होगा, और वो अगर एक सीधी रेखा में यानी कि एक सरल रेखा में चल रहा होगा तो उसको हम कहेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। तो यहाँ पे अ पार्टिकल
moving in a straight line. A particle moving in a straight line is known as moving under a motion called rectilinear motion. रेक्टिलिनियर मोशन. अब अगर मैं यहां बात करता हूं नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन. तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? मैंने पार्टिकल लिया ना, यहां पे पार्टिकल नहीं होगा इस बार. यहां पे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन. तो ट्रांसलेशन मोशन हमारे पास कौन सा? स्थानांतरीय. अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास में क्या होगा? इट्स, या फिर कह सकते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन is known as translational motion. तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे. तो ट्रांसलेशनल मोशन हमारे पास में क्या हो? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? आगे मैं यहाँ बात कर रहा हूं नेक्स्ट हमारे पास हमारा सर्कुलर मोशन की. अब अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो सर्कुलर मोशन हमारे पास कहां था? यहां पे देखो, पीछे था. ये रहा हमारे पास में सर्कुलर मोशन, यानी कि हमारा वृत्तीय जो है उसकी बात हो रही है. तो इस वाले में क्या होता है? तो यहां पे क्या है? फिर से वही एक पार्टिकल, एक कण है हमारे पास. द मोशन ऑफ अ पार्टिकल moving in a circular path. Moving in a circular path is known as circular motion. ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे. तो मान लो ये हमारे पास में क्या? सर्कल. और जो हमारा पार्टिकल है वो ये रहा. ठीक है. ये हमारे पास में क्या? हमारा पार्टिकल. इसकी बात हो रही है. तो इसमें होता क्या है ना कि सर्कुलर मोशन में हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आते हैं. जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? एंगुलर वेलोसिटी. जिसको हम कहते हैं हमारा ओमेगा. ऐसे यहां पे हो जाएगा हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लिखते हैं थीटा से. ऐसे ही फिर हमारे पास हो जाता है यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन. इसको हम लिखते हैं अल्फा से. ठीक है. तो ये हमारे पास में तीन कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आते हैं जो सर्कुलर मोशन के अंदर ही लगाए जाते हैं.
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशंस भी होंगे यानी कि सूत्र भी होंगे, लेकिन उनको हम करेंगे आगे। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमने क्या समझा, सर्कुलर मोशन को समझा। अब हम समझेंगे अपना रोटेशनल मोशन को, या फिर कह सकते हैं रोटेटरी मोशन को। ये जो तीन चीजें मैंने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी हैं, इनको हम आगे चल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि जहां भी हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि वृत्तीय हवाला हमारा जो जहां भी होता है, वहां पे ये तीन चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम समझते हैं यहाँ पे अपना रोटेटरी मोशन को, या फिर इसको हम रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम रोटेशनल मोशन जो है वो भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया रोटेटरी मोशन, ये हो जाएगा हमारे पास में आ गई रोटेशनल मोशन। इसमें सेम वैसी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन रहेगी इसमें, डेफिनेशन सेम वही रहेगी कि यहाँ पे क्या था, जैसे हमारे पास में एक पार्टिकल था, एक कण था, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि एक वस्तु जो है हमारे पास यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट in a circular path, in a circular path is known as, the motion of an object in a circular path is known as रोटेशनल, या फिर स्लैश कर लेते हैं इसको, रोटेटरी। रोटेटरी मोशन, ठीक है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज रोटेशनल या फिर रोटेटरी मोशन। ये हमारे पास जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन और हमारा वाइब्रेटरी मोशन। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलन, या फिर आप इसको दोलनीय भी कह सकते हैं। हाँ, तो यहां पे क्या होता है हमारे पास डेफिनेशन में, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो about a fixed point, about a fixed point, then the motion of an object is known as oscillatory मोशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, टू का मतलब होता है टूवर्ड्स, फ्रो का मतलब है फ्रॉम, है ना, यानी कि उस कण की तरफ और उस कण से दूर, सॉरी उस बिंदु की तरफ और उस बिंदु से दूर। तो मैं यहां पे ले लेता हूं एक पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे बात की ना फिक्स पॉइंट की, तो यहां पे मैंने क्या ले लिया, अपना फिक्स पॉइंट ले लिया है। पॉइंट यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हो गया बिंदु। तो यहां की मैं बात कर रहा हूं, तो हम अगर इससे दूर जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रॉम। ठीक है, ये हमने क्या कहा यहां पे, ये हमने कह दिया फ्रॉम। वहीं अगर मैं इसी बिंदु की तरफ अगर जाऊंगा, यानी कि इस पॉइंट की तरफ अगर मैं जाऊंगा, तो इसको हम कहेंगे टूवर्ड्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, टू कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास फ्रॉम को हम लोग क्या कर देंगे शॉर्ट में, फ्रो कर देंगे, FRO। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से दूर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, और फिर आगे ऐसे जाते हैं, फिर वापस ऐसे जाते हैं। इस तरीके से चल रहा होता है, ऐसे, है ना, इस तरीके से चल रहा होता है। तो यहां पे जो मैंने अभी कहा है आपको ऑसिलेटरी मोशन, अगर ये मतलब जो आप ये देख रहे हैं, अगर ये बहुत ही छोटे से दायरे में होता है, बहुत छोटा सा होता है, तो इसी ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि हमारा जो कंपन होता है वो भी हम लोग इसको कह देते हैं। तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाता है, अब मैं वाइब्रेटरी मोशन के लिए लिख लेता हूं, यहां पे होगा हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि हमारा कंपन,
तो अगर मैं कंपन की बात करता हूं तो इसमें क्या है, यहां पे है इफ द ऑसिलेटरी मोशन is happening within a small scale, then it is known as vibratory motion. Then it is known as vibratory motion. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा ऑसिलेटरी मोशन यानी कि अगर मेरा दोलन जो हो रहा है वो एक छोटे से दायरे में ही होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपना वाइब्रेटरी मोशन, यानी कि हमारा कंपन जो है इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि जितने भी हमारे वाइब्रेटरी मोशन दुनिया में होंगे, यानी कि जितने भी हमारे क्या होंगे कंपन दुनिया में होंगे, वो क्या होंगे ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन ही होंगे। लेकिन अगर मैं दोलन की बात करता हूं तो कोई भी दोलन जो है, मतलब हर कोई दोलन जो है वो कंपन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे एक पॉइंट, all vibratory motions are oscillatory motions. Whereas the otherwise is not true. तो इसका मतलब हो जाता है कि जितने भी हमारे कंपन हैं, हर तरह के कंपन क्या होंगे, हमारे दोलन होंगे यानी कि ऑसिलेटरी मोशन होंगे, जबकि इसका जो उल्टा है वो हमेशा जरूरी नहीं है क्या हो, सही हो, सच हो। whereas otherwise is not true। तो चलो इसको पूरी तरह से लिख लेता हूं, is necessarily यानी कि जरूरी नहीं है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने जितना भी यहां पे समझा है वो हमने समझा है क्या, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि हमारे जो मोशन है वो कितने तरह के जो है हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर ली हैं, समझ ली हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो हम अपने इसमें मोशन की बात करते हैं और वो बात हम करेंगे कि ये कितने डायमेंशंस में जो है हो जाते हैं, है ना। यानी कि हमारे पास में जो मोशन है, अगर मैं यहाँ पे विमाओं की बात कर रहा हूँ यानी कि डायमेंशंस की बात कर रहा हूँ, तो वो कितने तरह के हो जाते हैं, अब हम यहाँ पे जो है वो चीज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन एज पर द डायमेंशंस। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, यहां पे देखो, तो अगर मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले हमारे पास होगा इसमें वन डायमेंशनल, तो हमने बात किसकी करी है, हमने बात यहां पे करी है हमारे गति के प्रकार की, है ना। और जो हमने गति के प्रकार की बात करी है वो किसके, मतलब एक तरीके से किस पे निर्भर करता है, वो हमने यहाँ पे बात करी है विमाओं के आधार पे, है ना। किसके आधार पे बात करी है, हमने यहाँ पे बात करी है विमाओं के आधार पे। ठीक है, तो अगर मैं इसी की बात करता हूं तो सबसे पहले जैसे हमारे पास में है वन डायमेंशनल मोशन, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक विमाएं। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास हो जाएगा यहां पे टू डायमेंशनल मोशन, और अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो ये हमारे पास होगा थ्री
डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारे पास कितने तरह के हो गए? 3 तरह के हमारे पास है डायमेंशनल मोशन जो है वो हो गए। सबसे पहला हमारे पास में है वन डायमेंशनल, जिसको हम कहते हैं एक विमीय। दूसरे की अगर हम बात करते हैं यानी कि 2 डायमेंशनल की, तो यहाँ पे क्या होता है द्विविमीय। और अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात करता हूँ थर्ड की, तो हमारे पास होता है यहाँ पे त्रिविमीय। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले वाले में लिख लेते हैं एक विमीय गति, सबसे पहला। अगर मैं आप बात करता हूं दूसरे की, तो यहां पे हमारे पास होगा क्या, द्विविमीय गति। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा क्या, त्रिविमीय गति। ये यहां पे हो जाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या हुआ, वन डायमेंशनल मोशन हुआ, एक हुआ 2 डायमेंशनल, एक हुआ 3 डायमेंशनल। अब इसको समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। यानी कि वन डायमेंशनल की अगर मैं बात करता हूं तो वन डायमेंशनल क्या चीज होती है, अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करता हूं तो ये 2 डायमेंशनल जो है ये क्या चीज होती है। तो इनके बारे में एक बार हम समझते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले की बात करता हूं, वन डायमेंशनल मोशन की, यानी कि जिसको मैंने क्या कहा, एक विमीय गति जिसको मैंने कहा है। अब हम उसके बारे में करते हैं। देखो अब यहां पे तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। अभी हमने क्या समझा, मोशन क्या चीज है। हमने समझा था कि मोशन जो है वो होता है जिसके आसपास की चीजें समय के साथ साथ बदल रही हो। तो यहां पे मैं कह रहा हूं, अगर वन डायमेंशन में ये बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायमेंशन में चलेगा तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक ही डायमेंशन टाइम के साथ साथ बदलेगा। इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ पे, है ना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वन डायमेंशनल की। मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ साथ सिर्फ एक ही डायमेंशन बदल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि टाइम के साथ साथ सिर्फ 2 डायमेंशन जो भी हमारी क्या है, 2 विमाएं हैं, वही बदल रही होंगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल मोशन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारा टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, बदल रहा है, हमारे 3 डायमेंशंस जो है वही बदल रहे होंगे, 3 विमाएं वो बदल रही होंगी। 3 डायमेंशंस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से 3 दिशाएं। 2 डायमेंशन का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, 2 दिशाएं। और ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा एक दिशा। ठीक है, तो मैं इसके यहां पे बात कर रहा हूं। तो हम पहले इसमें लिख लेते हैं वन डायमेंशनल मोशन में डेफिनेशन हमारे पास हो जाएगी, इफ ओनली वन डायमेंशन चेंजेस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा WRT, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, या फिर हिंदी में कह सकते हैं सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, हो सके कोई स्टूडेंट क्या पता कभी कंफ्यूज हो जाए इसमें। विद रिस्पेक्ट टू यानी कि सापेक्ष हाँ। सो इफ ओनली वन डायमेंशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, then the motion is known as one dimensional motion, is known as one dimensional motion। ये चीज जो है यहाँ पे हो जाती है हमारे पास में। ठीक है, तो अगर हमारा एक ही डायमेंशन बदलता है टाइम के साथ साथ, तो फिर इसको हम कहते हैं हमारा क्या, वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि अगर हमारी एक ही दिशा बदल रही होती है समय के साथ, तो उसको क्या कहा जाता है, एक विमीय गति जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल के लिए भी हो जाएगा, है ना। ऐसे फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल के लिए भी। चलो अब इसमें अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, अगर मैं इसमें लेता हूं एग्जांपल, यानी कि अगर मैं यहां पे अपने उदाहरण की बात करूं,
तो एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लो कि हमारे पास में क्या एक ट्रेन है, या फिर कोई एक गाड़ी हमारे पास में, एक कार हमारे पास में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास में क्या ट्रेन। तो यहाँ पे जब वो ट्रेन या फिर कार की बात हो रही है तो वो क्या होती है, देखो मान लो ये गाड़ी हमारे पास में और ऐसे चल रही है, तो सड़क पे तो ऐसे चलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ जो उसके आसपास की चीजें हैं वो बदल रही हैं, यानी कि किस डायरेक्शन, किस दिशा में बदल रही हैं, एक्स दिशा में जो है वो बदल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा अ कार, कॉमा उसी तरीके से हो जाएगा अ ट्रेन, एक्सेट्रा। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, 2 डायमेंशनल मोशन की, यानी कि द्विविमीय गति की। अगर मैं इसकी बात करता हूं, अब इसमें देखो द्विविमीय गति में क्या होता है, तो अगर यहां पे हमारे 2 डायमेंशन एक साथ बदल रहे होंगे, इफ टू डायमेंशंस आर चेंजिंग, आर changing with respect to time, then the motion is known as टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ 2 डायमेंशन की, तो 2 डायमेंशन हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक यहाँ पे हमारा हो सकता है जैसे कि एक्स हो गया और वाई हो गया एक साथ, है ना। तो हमारे पास कितने होते हैं, कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, वो देखो यहाँ पे। ये देखो 3 डायमेंशन यानी कि 3 दिशाओं की बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा वाई, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास एक्स, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में जेड। अब 2 डायमेंशन वाले में कोई भी 2 दिशा एक साथ लेनी है, इसका मतलब ये है कि या तो आप एक्स और वाई ले लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दिशाएं आपस में बदल रही हैं। तो इसका मतलब हो जाता है कि हो सकता है एक्स वाई हो जो बदल रहे होंगे, हो सकता है वाई जेड हो जो बदल रहे होंगे, हो सकता है कि जेड और एक्स हो जो बदल रहे होंगे। तो 2 दिशाएं यही हो सकती है हमारी इसके केस में। तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, फिर जेड एक्स हो सकता है, यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज जो इन दोनों में चल रही हो, या फिर ऐसी चीज जो इन दोनों में चल रही है, या फिर ऐसी चीज जो इन दोनों में चल रही होगी, उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, उसको हम कहेंगे कि 2 डायमेंशनल मोशन में वो चल रही है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेने लगूँ तो यहाँ पे होता है सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमेशा किसका एग्जाम्पल होगा, हमारे 2 डायमेंशनल मोशन का जो है वो एग्जाम्पल हमारे पास में होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट अपना 3 डायमेंशनल मोशन। ये हमारे पास 3 डायमेंशनल मोशन, हाँ। तो 3 डायमेंशनल मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास इस वाले में, इफ
ऑल द थ्री डायमेंशंस, यानी कि तीनों ही डायमेंशन क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं. इफ ऑल द थ्री डायमेंशंस are changing are changing with respect to time, then the motion is known as थ्री डायमेंशनल मोशन. ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है. अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने लगूँ तो फिर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, या फिर प्लेन उड़ रहा है, या फिर कोई रॉकेट जो है वो जा रहा है. तो ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है हम वो भी कर लेते हैं. मान लो चिड़ियाएं वो उड़ रही हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग. एक रॉकेट है, एक हमारा क्या यहाँ पे प्लेन. ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. किसके एग्जांपल्स हैं, हमारे थ्री डायमेंशनल मोशंस के. ये हमारे पास में एग्जांपल जो है वो हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ मोशन हो चुका है. मोशन से हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो हमने मोशन को समझा पहले कि वो क्या है, कितने तरह के हैं. अब हम समझेंगे कि मोशन में अंदर जो चीजें हैं वो क्या क्या हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, इधर से इधर तक ये हो रहा है डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है यहाँ पे डिस्टेंस. तो हम लोग अब इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. अब एक बार उसको देखो. डिस्टेंस देखो, इट इज द total path traveled by an object. It is the total path traveled by an object. तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास में डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दूरी की. मैं यहाँ पे दूरी की बात कर रहा हूँ, है ना. पाथ लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, इट इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसको हम पाथ लेंथ जो है वो भी कह देते हैं, है ना. अब इसके बाद में हमारे पास ऐसे ही होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं विस्थापन. अब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करी है, क्योंकि दोनों की दोनों जो चीजें हमारे पास में हैं वो लगभग लगभग एक जैसी होती हैं. ये हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये क्या है, एक बार इसको समझते हैं. इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन. इसकी डेफिनेशन हमारे पास हो जाती है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ traveled by an object between the initial and final position. Between the initial and final position. So it is the shortest path traveled by an object between the initial and final position. तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अब इसका ना अंतर थोड़ा समझते हैं. यानी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके अंतर को समझते हैं. मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे एक पॉइंट है और इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया क्या, ए, है ना. ये जो ए है ये यहाँ पे मेरे पास में क्या रहा, ये रहा मेरा इनिशियल पोजिशन.
इनिशियल पोजीशन का मतलब है कि ये यहां पे मेरा क्या है, ये है प्रारंभिक स्थिति। तो अगर बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास में क्या हुई, इसकी प्रारंभिक स्थिति जो है वो हो गई है। अब यहां पे मैं ऐसा मान लेता हूं कि वो यहां से ठीक इसी जगह से चल करके और कुछ इस रास्ते से ऐसे यहां तक आया, इस जगह तक, इस जगह तक, और इसको मैंने नाम दिया बी, है ना। तो मेरे पास हुआ क्या है कि ये था इनिशियल पोजीशन, यहां पे भी जो आप बी देख रहे हो ये मेरे पास में क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन जो है बनेगा। तो यहां मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अब इस वाले में देखो, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन है यानी कि हमारी प्रारंभिक स्थिति है, और मैं अगर बी की बात करता हूं तो फाइनल पोजीशन है यानी कि हमारी उसकी आखिरी स्थिति जो है ये है। उसने जो रास्ता लिया था वो ये वाला लिया था, वो ऐसे घूमते हुए आया यहाँ पे। तो अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो इन ए और बी से हमें ये समझना है कि डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या है। तो होता क्या है, आप ये अगर ए से शुरुआत कर रहे हो तो आप जिस भी रास्ते से आ रहे हो, जितना भी आप चलोगे उसको डिस्टेंस कहा जाएगा, है ना। यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, जो आप ये वाला रास्ता देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस है। मान लेता हूँ कि कितना हुआ, 40 किलोमीटर हुआ, ऐसे मैं रैंडमली जो है मान लेता हूँ, यानी कि मैंने ऐसी एक वैल्यू को चुन लिया है। तो ये वाला कितना हुआ, 40 किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब इसी में अब अगली चीज देखते हैं, तो यहां से यहां तक भी एक आप देख रहे हैं दूरी है ना। आप यहां से यहां तक भी एक जो है दूरी देख पा रहे होंगे, जो आप ये अभी देख रहे हो ए और बी के बीच में, इसको मैंने अभी लिखा है। अगर मैं इसको ग्रीन वाले को, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, इससे अगर कंपेयर करूं तो हमें ये समझ में आएगा कि ये जो है बहुत ही छोटा है, ये क्या है हमारा, बहुत ही छोटा है, हमें ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है ना, ये एकदम शॉर्ट वाला है, वही चीज मैंने लिखी थी, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या फिर इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारा बनेगा यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारा विस्थापन। और डिस्प्लेसमेंट जो आप यहां पे देख रहे हो, इसकी वैल्यू फिलहाल मैं मान लेता हूं, चलो 10 किलोमीटर से, क्या मान लेता हूं मैं यहां पे मान लेता हूं 10 किलोमीटर से, ऐसे मैंने यहां पे मान लिया। तो हमें एक बात समझ में आ रही है, डिस्टेंस हमने समझा, डिस्प्लेसमेंट हमने समझा कि डिस्टेंस को कहां से लेना है, डिस्प्लेसमेंट को कहां से लेना है, सारी चीज हम लोगों ने यहां पे समझ ली है। अब अगर मैं इसी में बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। तो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे डिस्टेंस से छोटा और बराबर हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं होगा। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, या तो ज्यादा होगा हमारे डिस्प्लेसमेंट से, या फिर उससे क्या होगा, बराबर जो है वो हो जाएगा। तो आपसे एक सवाल जो है वो एग्जाम में बन सकता है कि डिस्प्लेसमेंट, या फिर चलो डिस्टेंस कर लेते हैं, कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो होगा, ये सवाल को बदला भी जा सकता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशो भी पूछा जा सकता है। अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ले लिया है, तो उसके हिसाब से सवाल मैं अभी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस चूंकि डिस्प्लेसमेंट से हमारा हमारा हमेशा ही बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी ना इसकी, ये हमेशा या तो 1 के बराबर आएगी या फिर उससे ज्यादा आएगी, ठीक है। अगर मैं इसी को बदल देता हूँ, बदलने से मेरा मतलब है कि अगर मैं इसी में
डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस कर देता हूं। तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक से छोटा होगा हमेशा या फिर एक के बराबर होगा। तो ये चीज हमारे सामने है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी में बात करता हूं दूसरे पॉइंट की, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो हमेशा क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। वहीं अगर मैं बात करता हूं विस्थापन यानी कि अपने डिस्प्लेसमेंट की, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। तीन तरीके से मतलब हमारे पास में क्या, कि वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, और वो जीरो भी हो सकता है। तो यहां पे वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव, एज वेल एज जीरो, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब जीरो कैसे, किसी के मन में अगर आ जाए कि जीरो कैसे हो सकता है, तो देखो मैं बताता हूं। अगर वापस से चल करके ये उसी जगह आ जाता जिस जगह से ये शुरुआत में चला था, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस स्थिति में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो वो क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जीरो हो गया है, ठीक है। एक चीज ये, चलो तो हमने क्या समझा है, हम लोगों ने यहाँ पे समझा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। उसी तरीके से मैंने समझा कि जो मेरा डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या होता है, देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज स्केलर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास में क्या होता है, स्केलर होता है। वेयर एज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। वेक्टर का मतलब है सदिश। और अगर मैं यहाँ पे स्केलर की बात करता हूँ तो स्केलर का मतलब हो जाएगा हमारे पास में अदिश। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या होता है, हमेशा स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होता है कि हमारे पास में वेक्टर। अभी कुछ चीज़ें ये सभी पढ़ लेने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, कि वेक्टर्स असल में होते क्या है ना। यानी कि हमारे जो सदिश हैं वो होते क्या हैं, उन सदिश के लिए कैलकुलेशंस जो है वो कैसे की जाती हैं, जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है ना, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो कैसे किया जाता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, उसी तरीके से हमारे पास में वेक्टर प्रोडक्ट इनमें क्या होगा, स्केल अपने वेक्टर्स में, वो सारी चीज़ हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए जैसे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में अंतर देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है इनके बारे में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या, स्पीड। अब अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो ये स्पीड है, इससे मेरा क्या मतलब है, यानी कि स्पीड से मेरा क्या मतलब है। हम लोग क्या क्या कहते हैं स्पीड को, अगर हम लोग आम जनजीवन की बात करें तो स्पीड को हम लोग कहते हैं एक तरीके से रफ्तार, कि हम जो है वो किस रफ्तार से चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने फिजिक्स में, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चाल। जो हमारे पास यहाँ पे ये होता है स्पीड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चाल। चलिए, ये हो गया हमारे पास में चाल। हाँ, तो स्पीड क्या है हमारे पास में, स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमारी वस्तु है वो कितना तेज गई है किसी एक जगह से दूसरी जगह, या फिर कितना आराम आराम से गई है। तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है, स्पीड से जो है वो पता चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट डिफाइंस अस दैट, यानी कि मैं परिभाषा की बात कर रहा हूँ, इट डिफाइंस अस दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि कितना तेज और कितना स्लो हमारा एक, जो एक तरीके से कह सकते हैं हमारी एक वस्तु है वो चल रही है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, स्पीड से ही जो है पता चलता है, ठीक है। अच्छा,
अब अगर मैं यहाँ पे आगे बात करता हूँ तो जो हमारे पास स्पीड आप देख रहे हो, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? तो स्पीड के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, इस फॉर्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो फिर इसमें स्पीड जो है हमारे पास, ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे हमारा चाल। अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, तो ये हो जाती है हमारे पास में दूरी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारे टाइम की, तो ये हो जाता है हमारे पास में समय। ठीक है, तो इससे हमारा जो है ये फॉर्मूला बन जाता है। लो, आप लोगों के सामने स्पीड का फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और रह गई है हमारे यहाँ, इसमें मात्रक जो है वो रह गए हैं। हाँ, जैसे हमारे पास में डिस्टेंस है, फिर डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों को ही हम लोग अगर लिखते हैं, इनकी यूनिट्स अगर हम लोग लिखते हैं तो वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। बराबर से मेरा मतलब है एक जैसी होती हैं। वो होता है हमारे पास में क्या? मीटर। तो यहाँ पे है, इसके लिए हम लोग लिख लेंगे इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, कॉमा डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, यानी कि मेरा जो इसका विमाओं का सूत्र है वो भी लिख लेता हूँ। अब अगर मेरे डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे हो जाता है क्या? सिर्फ और सिर्फ एल। वहीं अगर मैं एसआई यूनिट यानी कि अपना जो अंतरराष्ट्रीय जो हमारा मात्रक है उसकी अगर बात करता हूँ, तो वो हो जाता है हमारे पास यहाँ पे मीटर। और ये सभी के लिए, डिस्टेंस के लिए भी, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है दोनों के लिए, अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए, तो इसको आप याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब आगे देख लो। तो जैसे हमारे पास स्पीड हो गया है, तो स्पीड के लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि स्पीड की एसआई यूनिट की अगर बात करता हूँ तो वो क्या हो जाती है? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसमें द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूले की, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड इज एल टी माइनस वन, यानी कि जो हमारे विमाओं का सूत्र यहाँ पे हमारी चाल के लिए है वो है एल टी माइनस वन। और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो स्पीड हमारी जो यहाँ पे चाल है ये क्या है, ये स्केलर है या फिर वेक्टर, यानी कि अदिश है फिर सदिश है, अगर मैं वो देखना चाहूँ तो ये हमारे पास में क्या है? हमारा स्केलर। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो स्पीड है यहाँ पे कभी भी नेगेटिव जो है वो नहीं होगी। स्पीड हमारे हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, या फिर क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। जीरो होने का मतलब है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भी हमारी वस्तु है वो क्या होगी? रुकी हुई होगी। तो यहाँ पे स्केलर का मतलब क्या हुआ? यहीं पे आगे लिखता हूँ, इट मीन्स दैट द स्पीड will always be positive, always be positive, है ना? या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो ये हमारे पास हो चुका है स्पीड के लिए। उसी तरीके से हमारे पास हो जाता है नेक्स्ट वेलोसिटी के लिए। तो हम यहाँ पढ़ते हैं वेलोसिटी के लिए। अच्छा, जैसे हमने ये स्पीड के लिए पढ़ा है, इसमें एक बात बताता हूँ, वेलोसिटी में भी एक एक चीज़ यहाँ पे सारी ही हमारी क्या है? सेम। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक एक चीज़ हमारी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। सेम से मेरा मतलब है कि जो हमारे पास में डेफिनेशन है वो एक एक डेफिनेशन यहाँ पे सारी सेम होंगी, बस कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बदल देंगे। जैसे हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना? यहाँ पे आप जो देख रहे हो डायमेंशन फॉर्मूला वो भी सेम रहेगा। यहाँ पे देखो स्केलर की जगह हो जाएगा वेक्टर। तो सारा कुछ सेम है, बस इसमें इतना ही बदलना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सॉरी, वेलोसिटी की। ये हमारे पास वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं वेग। वेलोसिटी हमारे पास में क्या है? वेग है। अच्छा,
तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम वही डेफिनेशन, इट डिफाइंस अस दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, इट डिफाइंस इज दैट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ, इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब ये हो गया है कि कितना तेज या फिर स्लो जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट यानी कि हमारी जो वस्तु है वो चल रही है किसी भी हमारे एक दिशा में। देखो यहाँ पे क्या है ना, जो पिछले डेफिनेशन थी उसमें मैंने ऐसे कोई डायरेक्शन का जिक्र किया नहीं था, लेकिन अभी मैंने डायरेक्शन का जिक्र किया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो वेलोसिटी है ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है। और वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होगा हमारे पास में, सॉरी, मैग्नीट्यूड और हमारा यहाँ पे डायरेक्शन, ये दो चीजें होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र जो है वो कर दिया है। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं इसी में बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारे पास में क्या है, हमारा वेग। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो ये हो जाता हमारा यहाँ पे विस्थापन। और अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे समय। लो, ये हमारे पास यहाँ पे हो जाता है। अब अगर मैं इसी में और कुछ चीज़ों की बात करूं, और कुछ चीज़ों मेरा मतलब है जैसे हमने यहाँ पे पीछे बात करी है इसके बारे में, एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, स्पीड के लिए अगर मैं बात करता हूँ स्केलर वेक्टर है। अगर मैं इनके लिए बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है, इट्स एसआई यूनिट is same as that of speed, is same as that of speed, that is मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसकी जो भी हमारे पास में क्या है एसआई यूनिट है, जो भी हमारे पास इसकी यहाँ पे क्या है एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास एग्जैक्टली सेम होगी स्पीड की तरह ही। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेक्स्ट इसके डायमेंशन फॉर्मूले की, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल टी माइनस वन। उसी तरीके से यहां पे हो जाता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब की चीजें यहां पे हमें देखने को मिलेंगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसके पास में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन जो है वो भी देखने को मिलता है। मैं वेक्टर की बात कर रहा हूं यानी कि हमारे सदिश की बात कर रहा हूं। तो जो हमारे पास वेक्टर होता है इसके पास में दो चीजें होती हैं, होता है हमारे पास में क्या, मैग्नीट्यूड है ना, और एक इसके पास में क्या होता है यहाँ पे, डायरेक्शन। ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे अभी, क्योंकि आगे ले जाने से पहले हम लोगों ने जो इतना अभी किया है ना, अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी करेंगे, उसी तरीके से फिर आगे की चीज़ें होंगी, एक्सेलरेशन आएगा, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी करेंगे। तो वो सभी चीज़ें हम लोग करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वेक्टर्स के बारे में, क्योंकि जो वेक्टर हमारी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो वेक्टर के ऊपर ना सवाल जो हमारा बन सकता है यहाँ पे वो बहुत छोटा छोटा बनेगा। छोटे छोटे से मेरा मतलब है फॉर्मूला बेस्ड जो है सवाल यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ही चीज़ें सीधे सीधे पूछती हैं, मैं कोई भी डिटेल में यहाँ पे ले जा करके उतना नहीं बता रहा हूँ। मतलब एक तरीके से जैसे मान लो पीएचडी करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेस्ट है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ और पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपने मोशन वाले चैप्टर की जो है वो शुरुआत करी है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट रहेगा उसमें हम लोग अपना कर लेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, और जो हमारा वेक्टर्स रहेगा वो। चलिए, तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।